तो एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में मैंने यही प्रयास किया, बहुत सारे आपको पॉइंट बताए, बहुत सारे आपको पक्ष बताए। अब बात आती है इनके व्यवहारिक पक्ष की कि कैसे एक निबंध लिखेंगे। तो आज एक निबंध लेंगे और निबंध बहुत शानदार लेंगे। हम यूपीएससी के ही निबंध को उठाते हैं, आईएएस से बड़ा कोई निबंध है नहीं, तो आईएएस का ही कोई एक निबंध लेते हैं और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स 3-4 बातें आज फिर बताऊंगा, फिर इसके बाद निबंध लेखन पे हम जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रम है निबंध लेखन का। देखो पिछले सेशन में मैंने आपको 10-12 पॉइंट बताए थे। अब ये 10-12 पॉइंट कैसे आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये पॉइंटों को याद रखिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। नहीं भूल जाओगे कि मैंने क्या क्या बोला था, कैसे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सारे डू हैं जो आपको करने ही करने निबंध लेखन के दौरान पे। डोंट्स पे भी आएंगे कि डोंट्स क्या होने चाहिए आपके, उस पे भी आएंगे। और निबंध लेखन को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। चलिए आज अभी कुछ बेसिक्स पे बात करते हैं। ये देखो यूपीएससी का पेपर है, मैं एक जो है कोई भी इससे निबंध उठाऊंगा और मैं आपका निबंध हल करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के दृष्टिकोण से, आपकी सोचने की तर्क शक्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये सारा कुछ मैं रखूंगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई भी निबंध का टॉपिक आप चुनते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक कैसे चुनेंगे आप, कैसे टॉपिक को लेकर के आपकी एक चुनाव होना चाहिए, सब चीजें मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। जो बच्चे पिछले सेशन वाले हैं वो जरूर से जरूर इस बात को समझ रहे होंगे। जो नए बच्चे हो पिछला सेशन बाद में देख लीजिएगा इस सेशन के बाद। ठीक है, चलिए तो पिछले सेशन में मैंने निबंध का चुनाव कैसे करना है इन सब के बारे में बात किया था। मान लीजिए आपने कोई निबंध का चुनाव कर लिया, ठीक है, निबंध का आपने चुनाव कर लिया। जैसे कि आज हम एक निबंध का चुनाव करने वाले हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आज जो आपका एक निबंध लेने वाला हूं, मैं आज बहुत ही अच्छा निबंध है, क्योंकि मैं अमूर्त अभी नहीं ले रहा हूं, अभी मैं मूर्त निबंध ही ले रहा हूं। एक निबंध आप देख रहे होंगे, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। अब इस निबंध को कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इतने सारे निबंध में हमने एक निबंध चुन लिया। एग्जाम हॉल पे भी यही करोगे आप लोग, एक निबंध आप चुनोगे। ठीक है, और मैंने निबंध के चुनाव में कुछ चीजें आपको बताई थी कि निबंध का चुनाव किसका करोगे, किस चीज को निबंध के तौर पे चुनोगे, सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जिसको लेकर आपकी समझ हो, जिसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया हो, जिसको लेकर आपको कोटेशन याद हो, जिसका जीएस से जुड़ाव हो। मतलब जो जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। लिख के भी आओगे तो ऐसा कुछ लिख के आओगे जिसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो आप जानते हो, विषय के बारे में आपकी समझ हो, ऐसा ही टॉपिक चुनोगे आप। अब जैसे ये वाला टॉपिक मैंने क्यों चुना है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक जो है आपकी अवधारणा है ना। एक इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यहां पे शब्द यूज किया गया है इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अवधारणा है। दूसरा इसमें एक शब्द आपका आया वन, वन मतलब फॉरेस्ट। तो आप फॉरेस्ट के बारे में भी लगातार जो है एक तरीके से जोड़ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, तृतीयक क्षेत्र हो, उन्हीं में से वन भी, फॉरेस्ट भी आपके किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़ते होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, ये दो कीवर्ड हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फॉरेस्ट, और कैसे ये दोनों एक दूसरे के कारक हैं। कैसे वन आर्थिक समृद्धि के कारक हैं, यदि वनों का ह्रास होना चालू हो जाएगा, वनों का कटाव होना चालू हो जाएगा, तो कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देंगे, और कैसे वनों का संरक्षण करना चालू कर दे तो आर्थिक समृद्धि को बेहतर बना दे। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ये मुझे एक ऐसा निबंध लग रहा है, शायद मुझे भी लगता है कि आप लोग भी शायद इसको चुन सकते थे, कोई और भी चुन सकते हैं इतने सारे में से, लेकिन एक आपको, मैं ये वाला पहला निबंध है तो इसी को चुन लेते हैं। ठीक है, चुनाव कैसे करना है, अपनी समझ के आधार पे, जिस विषय पे आपकी समझ हो अच्छी, जिसमें आप लिख पाएं, जिसमें आप सोच पाएं। अब आपको लगेगा कि सर कैसे हमें ये समझ विकसित होगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो भी बताऊंगा, उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक विषय का चुनाव किया आपने, अब विषयों के चुनाव के बाद निबंध का चुनाव किया। अब इसके बाद आपको काम क्या करने, देखो निबंध को हमें क्या करने हैं, 4 काम करने हैं। जब निबंध आपने चुन लिया तो इसके बाद आपको क्या करने हैं, 4 काम करने हैं। 4 काम एक बार क्रम से मैं यहां पे इंडिकेट कर देता हूं। सबसे पहला काम है एक फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसको हम कहते हैं एक रूपरेखा तैयार करना। निबंध की बिना रूपरेखा के कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, एक रूपरेखा तैयार करनी है निबंध की।
ठीक है, ये पिछले सेशन में भी चर्चा हो गई थी प्रस्तावना से पहले। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, निबंध की प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद इसका मुख्य भाग लिखेंगे, निबंध का मुख्य भाग लिखेंगे। और तीसरा आप लिखेंगे इसका उपसंहार, या जिसे हम कहते हैं, और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको हेडिंग्स नहीं डालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है। अब आप उस स्टेज में आ चुके हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपकी जो लेखन शैली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पैराग्राफ में होनी चाहिए, गद्यात्मक होनी चाहिए, है ना। तो ये 3-4 काम आपको करने हैं। अब फ्रेमवर्क जब आप बनाएंगे, रूपरेखा आपको बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कीवर्ड में बनाना है, कीवर्ड में बनाना है। ज्यादा से ज्यादा इसमें टाइम जो लेंगे वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट के टाइम में आपके पास एक फ्रेमवर्क रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रम से बेटा अभी आराम से बस सुनना है और जो बताता जाऊं उसे लिखना है, ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन से ज्यादा ध्यान देगा क्लास सेक्शन में। कमेंट की बारी आएगी, आप लोगों से भी पूछूंगा, बहुत सारी वैल्यू एडिशन आप लोग भी करेंगे इस सेशन में। तो कीवर्ड होना चाहिए आपके अंदर, एक ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए आपकी विषय वस्तु का। जैसे मैंने अभी क्या किया, ये आपने देखा, मैंने निबंध एक लिया और इस निबंध का विखंडन कर दिया, मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ के मैंने बताया कि कीवर्ड निकाले मैंने इस निबंध के, कि अच्छा आर्थिक समृद्धि, और यहां पे एक शब्द और लिखा हुआ है प्रतिमान। प्रतिमान को इंग्लिश में यूज किया गया केस स्टडी, इंग्लिश में यूज किया गया इसके लिए केस स्टडी। एक शब्द यहां पे इंग्लिश में फॉरेस्ट, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, हिंदी में चीजें कुछ और समझ में आती हैं और इंग्लिश में कुछ और समझ में आती हैं, तो यहां पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंग्लिश का थोड़ा सहारा लेना साथ साथ। तो देखिए आर्थिक समृद्धि, वन, प्रतिमान, ये 3 चीजों को साथ में इंटरलिंक करके पूरा। तो पहला शुरुआत में जो काम होना है आपका, एक तो आपको रूपरेखा बनानी जिसमें कीवर्ड करना है, ठीक है। कीवर्ड के साथ साथ दूसरा काम आप क्या करेंगे, निबंध को तोड़ेंगे, निबंध का विखंडन करेंगे। विखंडन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कीवर्ड उसके भी निकाल लेंगे आप। इसके बाद एक ब्रीफ आइडिया आपके पास होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको क्या लिखना है इन तीनों में, ठीक है। इसको लेकर आपको एक थीम का मतलब है विषय वस्तु की सामान्य समझ, तो उसको लेकर आप पॉइंट यहां पर कई सारे डालेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, जितना हो सके। ये शुरुआत के 5 से 10 मिनट का काम है। अब इन सब चीजों का अभ्यास भी करना होगा फ्यूचर में, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रस्तावना, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि प्रस्तावना लिखेंगे कैसे, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजों पे भी डिस्कशन आपके हुए थे। सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, अब बिल्कुल सहज हो जाइए आप, ठीक है। सेशन में पूरी तरीके से सहज हो जाना है। मैं आपके साथ जितनी भी चीजें होंगी क्रम से एक एक करके डिस्कस करूंगा और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हर मुद्दे पे बात होगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुद्दा आएगा कि प्रस्तावना लिखना है। पहले मैंने आपको कुछ, पिछले सेशन का बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक कैसे चुने, ऐसा टॉपिक चुने जिससे आपका जुड़ाव हो, ठीक ठाक आपको जानकारी हो, आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो, आपका बैकग्राउंड हो, आप ग्रेजुएट हो, आपके पास एग्जाम्पल हो, आपके पास कोटेशन हो, ऐसे विषय को आपको चुनना है। अब ऐसा यदि है कि कोई भी विषय में आपको कुछ भी समझ नहीं, तो भैया कुछ नहीं हो सकता आपका निबंध आपसे, भाई कुछ तो आपको उसको, वही तो प्रिपरेशन है ना, वही तो तैयारी हो रही है ना हमारी। अभी जैसे आप में से कुछ बच्चों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे यूपीएससी के, तो उन्होंने बताया कि सर हालत बहुत खराब है। मतलब कुछ लोगों के व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर मतलब इतना कठिन निबंध, तो मैंने कहा मैं हूं तो मैं तैयार करवाऊंगा आपका निबंध, और इतना शानदार तैयार कराऊंगा कि आप खुद कहोगे कि सर क्या मजा आ गया, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आएगा, बस ये है कि आप प्रोसीजर को पूरा करना, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब चुना हुआ टॉपिक जो है, जो टॉपिक आपने चुना उसी से जुड़ी हुई सिनॉप्सिस बनानी, रूपरेखा। ये क्यों बनानी है, ये क्यों जरूरी है, ताकि आप क्या करें, इसी टॉपिक पे केंद्रित रहें और इसी टॉपिक का विस्तार करें प्रस्तावना के रूप में, मुख्य भाग के रूप में, उपसंहार के तौर पे, ठीक है। ये रूपरेखा हम क्यों बना रहे हैं, ताकि चुने हुए टॉपिक पे हम क्या रहें, केंद्रित रहें, हमारा भटकाव ना रहे, हम केंद्रित रहें, और फिर हम इन तीनों के माध्यम से ये चुने हुए टॉपिक को क्या करें, विस्तार करें। इसी का विस्तार करना है आपको, ठीक है।
विस्तार इसी करना है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना, जो पूछा गया वही विस्तार करना है, भटकाव से बचना है। ठीक है, अब ये आज प्रैक्टिकल तौर पे पॉसिबल हो पाएगा जब मैं आपको एक निबंध लिखवाऊंगा। हेडिंग में नहीं लिखना, पैराग्राफ में लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब लिखना कितना होता है, कैसे हम निबंध लेखन जब करते हैं तो कितना लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि लिखते कितना है। देखिए, जब भी प्रस्तावना लिखेंगे टोटल शब्द सीमा का 10 से 15% आपका क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होने चाहिए। टोटल शब्द सीमा का आपको देखना है आपके यहां पे शब्द सीमा क्या है। जैसे यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है, तो आमतौर पे मैं कहूं तो 3 पैराग्राफ, मतलब प्रस्तावना में लगभग 3 पैराग्राफ में आप प्रस्तावना लिख सकते हैं। यदि शब्द सीमा कम है तो शब्द सीमा में आप छोटे छोटे पैराग्राफ बना दीजिए, लगभग 3 पैराग्राफ इसमें आप डालिए, यानी कि लगभग 1 से 1.5 पेज आ सकता है। 1 से 1.5 पेज आपकी प्रस्तावना हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूं जिनको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, खासकर मैं यूपीएससी वालों के लिए बता रहा हूं। बाकी जो स्टेट पीएससी वाले हैं, कहीं पे 700 शब्द हैं, कहीं पे 600 शब्द हैं, कहीं पे 500 शब्द हैं, इस रेशियो के हिसाब से आप अपना बना लीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। दूसरा है मुख्य भाग, ये कितना होना चाहिए, पूरे निबंध के शब्द सीमा का 70% हिस्सा इसका होना चाहिए। 70% आपका मुख्य भाग होना चाहिए। अब इसमें टोटल यदि हम बोलें तो 8 से 9 पेज होते हैं आपके। 8 से 9 पेज आपका जो होता है वो क्या होता है, मुख्य भाग। यदि हम 1000 से 1200, ये वाला सबसे बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, लगभग इसमें आपके 25 पैराग्राफ के आसपास आते हैं, छोटे बड़े सब मिला दें 25-30 पैराग्राफ आप लिखते हैं इसमें। एक पेज में भी 3 पैराग्राफ भी मान लीजिए तो आप 9 के हिसाब से भी देख लीजिए तो 27, 28 या 30 पैराग्राफ आप लिख डालोगे। ठीक है, तो आपको 25 पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ, इस हिसाब से आप इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में उपसंहार होगा ये भी आपका 10 से 15% हिस्सा आपका इसका होता है। 10 से 15% आपको उपसंहार लिखना होता है, और उपसंहार में भी वही सेम कंडीशन है जो कि प्रस्तावना से है। ये भी आपका लगभग 1 से 1.5 पेज आता है। 1 से 1.5 पेज आपको ये लिखना है, और लगभग 3 पैराग्राफ में आप इनको लिख सकते हैं, उपसंहार। अब मैंने आपको इनके बारे में बताया था, प्रस्तावना में क्या होना चाहिए, ठीक है, उपसंहार में क्या होना चाहिए और मुख्य विषय में क्या होना चाहिए। तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन हमारा डिटेल में हो चुका है। पिछले सेशंस में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा यहां पे बात बता दूं, देखो निबंध में आपको एक अवसर प्राप्त होता है। किस चीज का अवसर प्राप्त होता है कि आप कुछ नया लिख पाओ। जैसे कि मान लीजिए आपके अन्य सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे लाइक मान लीजिए जीएस के सब्जेक्ट हैं, या जुडिशियल सर्विस वाले बच्चे जो होते हैं उनके जो लॉ से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, वहां पे आपको बहुत तथ्यात्मक जानकारी लिखनी होती है। जो आप पढ़ के गए, जो रट के गए, वही लिख सकते हैं आप। निबंध ही एकमात्र ऐसा है जिसमें नयापन होगा, नया अभ्यास करोगे, कुछ नया सृजन करके आओगे, कुछ नया लिख के आओगे। रट के नहीं हो सकता। कोई बच्चा सोचे मैं रट के निबंध लिख पाऊंगा, टाइम चला गया। वो गाय पे, दीपावली पे जो निबंध लिखते थे ना, वो रटने वाले निबंध अब खत्म हो गए। अब निबंध आपकी सृजनात्मकता को दिखा सकता है। इसलिए आयोग ने निबंध क्यों रखा है सिलेबस में, ताकि आप कितने क्रिएटिव ब्रेन हैं, आप कैसे किसी विषय वस्तु को सोच सकते हैं, कैसे उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपकी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, अब दूसरा है, समान अध्ययन में ये चीज नहीं मिलेगी। समान अध्ययन में पढ़ा हुआ ही लिखने को अवसर मिलता है। ठीक है, नयापन आपको निबंध में ही मिलेगा। अब निबंध में देखिए 2 चीजें बता रहा हूं। ये आपका प्रस्तावना जो है निबंध का आरंभ होता है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं, आरंभ होता है। उपसंहार क्या है आपका निबंध का, उपसंहार क्या है, निबंध का अंत होता है। जब भी कभी भी हम किसी भी निबंध का आरंभ करेंगे वो थोड़ा सा वास्तविक होगा, रियलिस्टिक अप्रोच में लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा, वास्तविक, वास्तविक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, किसी कहानी के साथ, किसी कोटेशन के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ,
है ना। अभी उसमें आएंगे कि क्या क्या चीजें प्रस्तावना में डालनी है, बताऊंगा। और आज तो लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को एक निबंध, तो आज आपको जो मोटिवेशन आएगा वो मोटिवेशन आपको आगे आने वाली क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ये ध्यान रखिएगा। आगे आने वाली क्लासेस में मैं थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप करूंगा। तो यहां पे आपको वास्तविकता के साथ जुड़ करके आरंभ करना है, लेकिन जब कभी आप अंत करेंगे, इसको अंतिम मतलब उपसंहार लिखेंगे, तो ये कैसा होना चाहिए आपका अंत, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, यानी आदर्शवादी होना चाहिए। आदर्शवादी, आदर्शवादी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आप अंत करिएगा, उपसंहार लिखिएगा, एक चीज से जरूर बचिएगा, जैसे किसी भी नए पक्ष का आरंभ मत कर दीजिएगा। कोई ऐसी चीज मत लिखिएगा जिसके इंफॉर्मेशन को विस्तार ना कर सके। यहां पे तो देखो वास्तविक और साथ में ये कैसी होनी चाहिए, जिज्ञासा पैदा करे, जिज्ञासा पैदा करे। जिज्ञासा जो भी पैदा आप करेंगे, क्यूरियोसिटी जो भी पैदा करेंगे प्रस्तावना में, वो क्या होगी, क्यूरियोसिटी आपकी मुख्य भाग में आप उसे पूरा भी कर दोगे। लेकिन उपसंहार में भी कुछ नया स्टार्ट कर दिया आपने, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बचना चाहिए आपको, ठीक है। नए पक्ष का प्रारंभ नहीं करना कभी भी, नए पक्ष का आरंभ करने से बचना है, उपसंहार में करने से बचना चाहिए, आपको बचना चाहिए, क्योंकि फिर उसको आप एक्सप्लेन कहां पे करोगे और फिर टाइम इतना नहीं है आपका। तो एक ये चीज ध्यान रखना है। अब ये वास्तविक होना चाहिए, आदर्शवादी। आदर्शवादी का मतलब क्या है, आदर्शवादी का मतलब है कि कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो वो आशावादी दृष्टिकोण से होनी चाहिए। पहली बात आशावादी, आशावादी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मकता से अंत नहीं करना, अपनी बात का अंत सकारात्मकता से करना है, पॉजिटिव से करना है। सृजनात्मक बात होनी चाहिए, सृजनात्मक, विनाशात्मक बात नहीं होनी चाहिए, सृजनात्मक। संदेशोन्मुखी बात होनी चाहिए, संदेशोन्मुखी, जिससे संदेश जाए समाज को, संदेशोन्मुखी बात होनी चाहिए। या भविष्योन्मुखी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे आपको लिखना है, भविष्योन्मुखी। अब ये कैसे लिखा जाता है, भविष्योन्मुखी, ये अंत की बात करो। जब ये सब चीजें डालेंगे ना, ये ऑटोमेटिक एक आदर्शवादी दृष्टिकोण में आके खड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम है, उस काम में आप कर्तव्यों को डाल दीजिए। कर्तव्य, कभी आपने फंडामेंटल ड्यूटी देखी है, कर्तव्य, जैसे कि चाहिए, कर्तव्य में चाहिए का बोध होता है, आपको ये करना चाहिए, है ना। आपको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, आपको जल जो है जल संसाधन की रक्षा करनी चाहिए, आपको स्वच्छता बना के रखना चाहिए। कोई भी मुद्दा आएगा, अभी देखेंगे प्रैक्टिकली, मैं आपको बताऊंगा। जब चाहिए का बोध होता है तो आपकी ड्यूटी होती है, आपका कर्तव्य होता है। तो जब भी कभी उपसंहार में सेंटेंस बनाइए तो लास्ट में आप चाहिए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि होना, होगा, यानी फ्यूचर में लिखना है आपको चीजों। फ्यूचर में लिखने के लिए गा है, गी है, गे हैं, ये शब्द लास्ट में आपके आने चाहिए ज्यादातर, यही आपके इसको भविष्योन्मुखी बना पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, सिंपल सा है थोड़ा सा। तो अंत जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। शुरुआत कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को, सभी को बात समझ में आ रही है। इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपको मेरी आवाज तो सही आ रही है ना। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, कुछ ना कुछ, हाँ नेटवर्क आपका रुक रहा है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए 1 मिनट। होता रहता है, देखो ये तो सतत प्रक्रिया है, कभी अच्छा चलेगा कभी बुरा चलेगा। 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, अब एक बार आप मुझे बताओ कि अब ठीक है क्या मामला, अब शायद सही है। शैली बोरा जी,
हाँ हाँ भाई, मुझे समझ में आ गया है। थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है जब कभी इस तरीके की चीज़ें आती हैं। एक टीचर बहुत फ्लो में आता है आपको क्लास को कराने के लिए, और ये सब राक्षसी प्रवृत्तियाँ आकर के क्लास के बीच में बाधक बन जाती हैं। आवाज़ फंस रही है, आवाज़ सही है पर वीडियो फंस रही है। अब सोचो, हाँ साउंड क्लियर है ना, मेरी आवाज़ आ रही है, आपके कानों तक पहुंच रही, बस ठीक है ठीक है। अभी देखते हैं ये भी शायद सही हो जाए, ऊपर वाला सुन ले। कंटिन्यू किया जाए, संदीप राय जी कह रहे हैं कंटिन्यू किया जाए। क्या लगता है आप लोगों को, कंटिन्यू किया जाए? सभी लोग एक पक्ष हैं क्या? एक मत हो तो फिर कंटिन्यू किया जाए। सब कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है सर। एक तो आप लोग इतने समझदार हैं, लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा फिर कैसे करोगे? वैसे ईश्वर की कृपा से यदि नेट सही हो गया तब तो फिर दिक्कत ही नहीं कोई। भगवान भी सोचता होगा कि किन किन छोटी छोटी बातों के लिए भी हम उसे परेशान करते हैं। सब करें सर शुरू किया जाए। सृष्टि जी कह रही हैं सर पिक्चर अटक रही है। अब देखिए पिक्चर कहाँ अटक रही है पता नहीं, स्टूडियो से लेके आपके फ़ोन तक पहुंचने में पिक्चर में अटकाव तो है। थोड़ा सा काम करिए। सब लोग कह रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब मैं यहाँ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आउटपुट अच्छा ना जाए तो थोड़ा सा तकलीफ तो होती है मन में। दीपक शुक्ला जी कह रहे हैं सर थॉट कहाँ लिखना चाहिए। हाँ भाई दीपक शुक्ला जी बिल्कुल बताएंगे आपको थॉट कहाँ लिखना है, शुरू कैसे करना है, बिल्कुल सब पे बात करेंगे। संदीप राय जी कह रहे हैं सर मूड बना हुआ है पढ़ाइए आप। चलो फिर मूड बना हुआ है तो पढ़ा देता हूं मैं। वैसे व्यवधान तो है, स्टार्ट करें। देखते हैं अब नेट वालों को जो है कोई ना कोई समस्या से ग्रसित वो भी होंगे। एक ऑप्शन और है मेरे पास बट शायद वो ऑप्शन कितना कारगर हो कि मैं ठीक है। चलो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, यही बहुत है। चलिए मैं सेशन शुरू करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने बताई कि जो ऐसे का आरंभ करना है आप लोगों को। अब इत्मीनान से बैठो, देखो जितने लोग यहां पे कमेंट करें कि वीडियो रुक रही है, आप उनको जरूर बता दीजिएगा कि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इस कारण से रुक रही। मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर पहुंच रही है तो आप मुझे सुनिए, ठीक है। तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जो मतलब आरंभ करना है वो वास्तविक होना चाहिए और जो अंत करना थोड़ा आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। आदर्शवादिता मतलब लक्ष्य होती है किसी भी चीज को प्राप्त करने का। वैसे कोई चीज आइडियलिस्टिक पूरी तरीके से नहीं वो की जा सकती, लेकिन हमारा भाव हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उपसंहार में किसी नए पक्ष को लिखने से बचना है, ये मैंने बेसिक्स आपको बताए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, कोई एक ऐसे लेते हैं और उस ऐसे को डिकोड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे एक कोई नए ऐसे को लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए चुना है यूपीएससी का ये ऐसे। अब देखो आप इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि यही ऐसे आ जाएगा। यहां तो मैं सिर्फ सोचना सिखाऊंगा आपको।
आपके दिमाग में निबंध को लेकर कैसे आपका दिमाग चलना चाहिए, सिर्फ मैं ये सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। इसलिए अप्लाई आप हर एक ऐसे में यही बात करिएगा। ये एक हर ऐसे कोई एप्लीकेशन सेक्शन की बात है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो जो बातें मैं इसमें बता रहा हूं वही बातें सब में प्रयोग करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, हां, तो सबसे बड़ी मुद्दा बस यही है कि आप इसके एप्लीकेशन सेक्शन को ज्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। एक ऐसे का यही वाला ऐसे यहां पे ले लेता हूं मैं। देखिए ये है आपका आपका निबंध लेखन 1 है, ये आपका निबंध लेखन 1। ठीक है, लिखा हुआ है आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, निबंध को का फ्रेमवर्क बनाना, निबंध की रूपरेखा बनाना, निबंध को तोड़ना। तो देखो सबसे पहला शब्द है यहां पे इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, एक्सीलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि, अब यहां पे देखिएगा आर्थिक समृद्धि शब्द है, आर्थिक समृद्धि शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। जो बच्चे अर्थव्यवस्था के जुड़े हुए हैं, समृद्धि होता है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। आर्थिक समृद्धि नहीं है, यहां पे आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक एक्सीलेंस की बात कर रहा है। तो पहले शब्दों की आपको एक प्रॉपर समझ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहां पे शब्द आपका दिया गया है वन, फॉरेस्ट, और तीसरा शब्द दिया गया है प्रतिमान। प्रतिमान यहां पे पैरामीटर्स नहीं है, लाइक अ केस स्टडी, कि वन आपके एक कारक हो सकते हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक एक्सीलेंस के, आर्थिक समृद्धि के। ठीक है, ये मुद्दा है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं इसको डिकोड करना कि कैसे आपको इसकी प्रस्तावना लिखनी है। मैंने प्रस्तावना में एक बात लिखी थी, ये आप सभी लोग लिख लीजिए। आज का ये मुख्य परीक्षा निबंध लेखन पहला वाला ये टॉपिक डाल लीजिए, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, ये आप लिख लीजिए। अब चलिए इसका शुरुआत करते हैं, फ्रेमवर्क वगैरह भी इसी से जुड़ता जाएगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या होना चाहिए, प्रस्तावना कैसे चालू करेंगे, प्रस्तावना, भूमिका, शुरुआत, जो कुछ भी आप कहें, इसको कैसे हमें लिखना शुरू करना है। चलिए देखो, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी प्रस्तावना आपको लिखनी है तो प्रस्तावना ऐसी लिखनी है जो पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा कर दे, क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। ठीक है, तो जब कभी भी शुरुआत करिए आप प्रस्तावना को शुरू करने के, मैंने 2-3-4 तरीके बताए थे कि 2-3-4 तरीके आपके हो सकते हैं किसी भी प्रस्तावना को शुरू करने के लिए। ठीक है, कैसे? सबसे पहली बात, हमें प्रस्तावना की शुरुआत किसी कोटेशन से करनी चाहिए। कोई कोटेशन यदि आपके पास है तो आप शुरू कर सकते हैं, कोई ना कोई कोटेशन लिख दीजिए, कोटेशन से शुरू कर दीजिए। किसी विद्वान के कथन से चालू कर दीजिए, जीवन के अनुभव से कर लीजिए, या टॉपिक की पृष्ठभूमि से चालू कर दीजिए। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, शुरुआत कर दीजिए, कोटेशन से करिए, विद्वान से करिए, कथन से करिए, जीवन के अनुभव से करिए, कहानी से करिए, ऐसे आपको शुरुआत करनी। इससे क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे मैंने आपको अभी आते ही सेशन में कोई कहानी सुनाने लग जाऊं, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। कभी मूवी देखा है आपने? तो मूवी में जब आप सस्पेंस क्रिएट होता है मूवी में, तो आप जानने की कोशिश करते हो कि अंत में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। समझ रहे बात को? सारा खेल है सस्पेंस का। कई बार कुछ मूवियां ऐसी होती हैं, यदि उनका आपको अंत बता दिया जाए, अंत की केवल एक छोटी सी बात बता दी जाए, पूरी की पूरी मूवी बेकार हो जाएगी आपकी। तो प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जो जिज्ञासा पैदा करे, जो जिज्ञासा पैदा करे, जिज्ञासा पैदा करे। सही बात है, प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए आपकी, जो जिज्ञासा पैदा करे। भाई जिज्ञासा कैसे पैदा होगी आपकी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिज्ञासा पैदा कैसे होगी, ये आप कैसे तय करेंगे। तो जिज्ञासा पैदा करने के लिए मैंने आपको बताया कोटेशंस, जीवन का अनुभव, टॉपिक की पृष्ठभूमि। आज का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कोटेशन से भी कर सकते हैं, कोई कोटेशन ले लीजिए, आप इससे शुरुआत कर दीजिएगा। मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, मैं टॉपिक से शुरू करने जा रहा हूं, टॉपिक की पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि हर तरीका हो सकता है, हर एक तरीके से जितने भी बच्चे लिखेंगे सबका अपना अपना तरीका भी हो सकता है। तो मैं आपको टॉपिक की पृष्ठभूमि से, क्योंकि ये सबसे कठिन होता है,
ठीक है, टॉपिक की पृष्ठभूमि को समझाना सबसे कठिन मुद्दा होता है। अब चलिए शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप समझिए कि शुरुआत में आर्थिक समृद्धि सबसे बड़ा मुद्दा यह है। एक पॉइंट आपका है, यहां पे 3 पॉइंट हैं। एक है आर्थिक समृद्धि, मैं टॉपिक की पृष्ठभूमि चूंकि ले रहा हूं तो आर्थिक समृद्धि आपका एक है, समृद्धि। दूसरा है आपका नंबर 1, नंबर 2 है वन, और नंबर 3 है प्रतिमान। यूपीएससी में थोड़ा सा निबंध को समझ के लिखना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, बाकी जगहों में, कई जगहों में तो सिंपल सा ही चीजें हो जाती हैं। चलिए अब यहां पे देखिए आर्थिक समृद्धि। अब आपको एक चीज पता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि अर्थव्यवस्था सही है तो सारी व्यवस्थाएं सही रहेंगी, है ना। जैसे अभी मान लीजिए हाल ही में आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो पाकिस्तान है आपका है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई, तो आपने देखा कि लोग राष्ट्रपति के घर पे भी घुस गए, अराजकता का माहौल पैदा हो गया। वही हाल पाकिस्तान का है, वहां भी अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। तो यदि अर्थव्यवस्था, या फिर आप अपने घर की ही देख लीजिए, पिताजी की आय अच्छी है तो ठीक है, आय गड़बड़ तो घर पे ही पारिवारिक विघटन होना चालू हो जाएगा, बच्चे सुनेंगे ही नहीं, अपना अपना काम करें, सब दिशाहीन हो जाएंगे। मतलब अर्थव्यवस्था सभी व्यवस्थाओं के, मतलब अर्थव्यवस्था के चारों तरफ ही सभी व्यवस्थाएं घूमती हैं, ये बात सही है। तो हम इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि कई कारकों पर निर्भर होती है, कई कारकों पर निर्भर होती है। आर्थिक समृद्धि कई कारकों पर निर्भर होती है, क्योंकि देखो एटलीस्ट आपको नंबर तब मिलेंगे जब आप आर्थिक समृद्धि को 1 से जोड़ेंगे, समझिएगा। अब कई कारक क्या क्या हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कई कारकों पर निर्भर होती है। कई कारक क्या हो सकते हैं, जैसे कि लाइक कृषि एक कारक हो सकता है, दूसरा कारक हो सकता है ऊर्जा। किसी भी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बूस्ट करने लग जाए तो आर्थिक समृद्धि अच्छी हो सकती है। किसी भी देश की ऊर्जा सेक्टर बहुत बेहतर हो जाए तो आर्थिक समृद्धि होगी, है ना। जो भी सेक्टर बेहतर हो जाए, परिवहन, यदि परिवहन, अभी पीएम गति शक्ति डाल सकते हो, पीएम गति शक्ति की बजट में बात हुई है, अवसंरचना निर्माण, ये सब कारक हैं आपके, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी आते हैं बेटा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा इत्मीनान से पहले समझो इसको। तो इकोनॉमिक एक्सीलेंस कई कारकों पर निर्भर हो सकता है, ठीक है। संचार भी हो सकता है, यहां पे संचार भी हो सकता है, उद्योग वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं, यहां तक कि सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, सेवा क्षेत्र जो आपका है। किसी भी देश की एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, किसी भी देश का हेल्थ बहुत अच्छा हो गया, तो कोई भी क्षेत्र जब बूस्ट करेगा तो उससे क्या होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। अब जैसे आप अपने घर को ले लीजिए, यदि घर में स्वास्थ्य खराब हो जाए किसी का तो क्या हो जाएगा, आपके घर की आर्थिक समृद्धि खराब हो जाएगी, है ना। सारा पैसा कहां लग रहा है, वहीं पे लग रहा है, कुछ नयापन नहीं हो रहा, कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा। आप ही हैं, आप अभी बीमार पड़ जाएं तो बीमार हो जाएंगे तो जीवन में उपलब्धियां बहुत कम हो जाएंगी आपकी। जितना स्वस्थ रहोगे उतना कुछ ना कुछ करते चले जाओगे। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक समृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक कारक आपका वन भी है, फॉरेस्ट भी है ना। एक कारक क्या हो सकते हैं आपके, वन भी हो सकते हैं। यही जोड़ना है आपको हमेशा। अब जो भी पैराग्राफ हम डालेंगे आर्थिक समृद्धि को फॉरेस्ट के साथ जोड़ करके डालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्थिक समृद्धि कई सारे कारक हैं, यहां पे कितने भी कारक डाल दो। विनिर्माण क्षेत्र होता है आपका, विनिर्माण, है ना, विनिर्माण हो रहा है। ये सारे क्षेत्र आपके मिलकर के आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हैं। अब एक चीज बताइए, यदि ये सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई कोई भी नीति है, इन क्षेत्रों को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है, नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है। ध्यान से समझिएगा तभी इंटरलिंक कर पाएंगे। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, जैसे कि कृषि नीति बनाती है सरकार, कृषि नीति बनाती है सरकार ने, ऊर्जा नीति बना रखी है, ऊर्जा नीति बना रखी है सरकार ने, परिवहन नीति बना रखी है, परिवहन नीति है,
पर्यावरण नीति है हमारी, हर एक सेक्टर की पॉलिसी है। यदि ये पॉलिसी जितनी भी पॉलिसी हैं, यदि ये गलत बन जाए किसी भी कारण से, जैसे अभी एग्रीकल्चर नीति को लेकर कितना विरोध हुआ पूरे भारत में, किसान आकर के सब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए और सरकार को नीति वापस लेनी पड़ी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी जो किसानों को समझ में नहीं आई, जो बहुत सारे हितधारकों को समझ में नहीं आई। तो यदि ये नीतियां, चाहे एग्रीकल्चर नीति हो, चाहे ऊर्जा नीति हो, चाहे परिवहन नीति हो, यदि ये गलत बन जाए तो गलत बनने से क्या हो जाएगा, इसके दुष्परिणाम आएंगे। दुष्परिणाम को किससे जोड़ना है आपको? वन से जोड़ना है, फॉरेस्ट से, है ना। यदि कृषि के क्षेत्र में गलत नीति बन जाए, सरकार ये कह दे कि जंगल काटिए, खेती करिए, एक समय बाद क्या होगा, पूरे वन ही खत्म हो जाएंगे। यदि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार नवीकरणीय, अभी क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी पे हम जा रहे हैं, भाई आप सोलर एनर्जी लाएंगे, अब हम कह रहे हैं हम हाइड्रोजन फ्यूल्स पे काम करेंगे, अब हम कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, सब बिजली से चलेगा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अब ये तो नहीं ना कोयला का ही काम करेंगे, अब हम पेट्रोल पे ही निर्भर रहेंगे, अभी ये निर्भरता को कम करके हम शिफ्ट कर रहे हैं ऐसी एनर्जी पे नवी। तो यदि ऊर्जा नीति गलत बन जाए तो क्या होगा, एक समय वन आपके क्या होने लग जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं कहां से इंटरलिंक कर रहा हूं, हर चीज को इंटरलिंक करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि आर्थिक समृद्धि के निर्भरता के कारकों को जाइए, इनको लिखने का प्रयास करिए और ये समझाने का प्रयास करिए कि आर्थिक समृद्धि के कारकों में वन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी मैं आऊंगा, इस पे भी आऊंगा कि वन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मेन। अभी हम प्रस्तावना लिख रहे हैं तो प्रस्तावना में हर बात खोल के नहीं लिख देनी है, प्रस्तावना में सिर्फ एक झलक डालनी है ताकि आगे पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। अभी इसी चीज को हम मुख्य भाग में एक्सप्लेन करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। मुख्य भाग में इसी सारे मुद्दों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबको समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। अब यदि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी पॉलिसी बनती है, यदि वो पॉलिसी गलत बन जाती है तो उसके दुष्परिणाम कैसे होंगे, वन के लिए नकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, ठीक है। यदि नीति सही नहीं बनी तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएंगे, ठीक है। यदि नीति सही बन गई तो, मान लीजिए यदि यही नीति सही बन गई तो, नीतियां सही बनने लग गई तो ये क्या हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। बस यही सब पक्षों को अभी पूरा एक्सप्लेन ना करके प्रस्तावना में इन पक्षों को डालना है, ठीक है। सकारात्मक हो जाएगी। अब यदि सकारात्मक हो जाएगी तो फिर उसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा। देखो जो आर्थिक मैंने आपको एक बात बताई, शुरुआत है, अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया हमेशा चलता रहना चाहिए, चाहे वो धीमा चले चाहे तेज चले, रुकना नहीं चाहिए। अर्थव्यवस्था का पहिया सतत चलते रहना चाहिए। कभी धीमा चलता है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया, आपके घर में आय का साधन रोटेट होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था का साधन आपका रुक गया तो क्या हो जाएगा, आपके पास कितना भी पैसा हो वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। कई बार होता है ना, पुरानी पीढ़ियों ने बहुत कमा के रख दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी कमा नहीं रही है। अब वो अय्यासी में लग गए, भोग विलास में लग गए, क्या हो जाएगा, एक दो पीढ़ी में पूरा पैसा खत्म हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तभी एक कहावत है ना, पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि बेटा अच्छा है तो उसको संचित करने की जरूरत नहीं है, और बेटा यदि बुरा है तो उसको भी संचित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप उसको संचित करोगे तो क्या होगा, वो तहस नहस कर डालेगा यदि बुरा निकल गया, और यदि अच्छा निकल गया तो वो सब कुछ बना लेगा, हर चीज वो बना लेगा, हर चीज विकसित कर लेगा, है ना। तो अर्थव्यवस्था किसी देश के रूप तौर पे भी देखें, कोई भी देश की राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था के कारण चलती है, अर्थव्यवस्था ही उसे चलाती है। किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था, आज पुल बन रहे हैं, आज स्वास्थ्य हो रहा है, शिक्षा मिल रही है ना, आज जो है गरीबी खत्म हो रही है, आज लोगों की भोजन की जरूरतें पूरी हो रही हैं, सब पैसे से। पैसा ना हो सब बेकार है, सब कुछ पैसा है, अर्थयुग चल रहा है। किसी भी देश की पर्यावरणीय समस्या का समाधान भी किससे होगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होने से। किसी भी देश का प्रशासन गुड गवर्नेंस कब आएगा, जब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी।
तभी आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे? इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले विदेशों से। समझ रहे बात को? तो सारा का सारा खेला इसी का है, अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के यदि आर्थिक जीवन ठीक है तो अन्य सभी पक्ष ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अन्य सभी पक्ष ठीक हो। अर्थव्यवस्था जैसे ही खराब होगी तो अराजकता आ जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। वहां का राजनीतिक लोग पॉलिटिशियन को देखिए, राष्ट्रपति के घर पे लोग घुस गए। कहां पे? श्रीलंका में। क्यों घुस गए? आर्थिक जीवन 100 रुपए का 50 ग्राम दूध मिल रहा था श्रीलंका में, 500 रुपए किलो आलू मिल रहे थे। लोग भूखों मरने लग गए, छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। यह कंडीशन हो गई। ऐसे में क्या होगा? सब कुछ अराजक हो जाएगा, लोग लूट मार में उतारू हो जाएंगे। पाकिस्तान में लूट होती है, घर के घर लूट लिए जाते हैं इस समय, जिसके घर में भी मिल गया। तो आपको जो शुरुआत में प्रस्तावना लिखनी है, उस प्रस्तावना में आर्थिक समृद्धि को कंटेंट, इसको वनों के साथ जोड़ना है। ठीक है, जब आप वनों के साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके आप इसको बताएंगे, जैसे कि ये 1.5 पेज में आप इसको लिखने का प्रयास करना। अब इसके बाद आता है मुख्य विषय। आते हैं अब मुख्य विषय पे। देखो, मुख्य विषय में अब आपको क्या करना है? मुख्य विषय में कई सारे पॉइंट डालूंगा मैं। ठीक है, अब चूंकि वन है तो वन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए वनों का अंधाधुंध दोहन चालू हो जाए, वनों का अंधाधुंध दोहन चालू हो जाए, वनों का अंधाधुंध दोहन हो ही रहा है। धुंध दोहन मतलब कि काटने लग जाए सब आंख मूंद करके वनों को, तो क्या होगा? उसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकलेंगे। जब आप मुख्य विषय लिखेंगे तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप इन दुष्परिणामों पे चर्चा करें। अभी आएंगे, देखो क्रम से मैं बहुत सारे 5-6 पॉइंट मुख्य विषय में, क्योंकि आपको 8 से 10 पेज लिखना होता है। ठीक है, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ध्यान से समझिएगा। क्या जलवायु परिवर्तन की समस्या होगी? बिल्कुल होगी। जलवायु परिवर्तन हो भी रही है, कहीं हीट वेव आ रहे हैं, है ना, कहीं जंगलों में आग लग रही है। अभी अमेजॉन के जंगलों को देखिए, पूरे जंगलों में आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को देखिए, आग लग गई, कितने जीव जंतु जल गए। हीट वेव, हीट डोम्स बन रहे हैं आपके। अमेरिका में देखिए इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, यूरोप में देखिए इतना टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो क्या है ये? जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या। इसी को जोड़ दीजिए वैश्विक तापन, वैश्विक तापन की समस्या। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, क्योंकि वन क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के सिंक होते हैं, इनको सोख लेते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। ये आप इसको भी मेंशन करिएगा। इसके बाद और क्या क्या हो जाएगा? बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, सुनामी आएगी, चक्रवात आएंगे। तो बाढ़, कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं सूखा आएगा। आपदाएं, इसको मैं लिख देता हूं एक शब्द में, आपदाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, आपदाएं आएंगी। हां, ध्यान से समझिएगा, आपदाएं आएंगी आपको। ठीक है, आपदाओं के बाद और क्या क्या हो सकता है? यदि वनों को काटेंगे तो कई सारी नए प्रकार की बीमारियों का जन्म होगा, नए प्रकार की बीमारियों का जन्म होगा। और आपको पता है, एक बार बीमारी कोई नई आ गई तो अर्थव्यवस्था तहस नहस। अभी देखिए कोविड-19 ने क्या किया, पूरे देशों की अर्थव्यवस्था तहस। आज श्रीलंका क्यों बेकार हो गया? कोविड-19 ने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया? कोविड-19 ने बर्बाद कर दिया। हर देश की अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई, कोविड-19 ने बर्बाद कर दिया उसे। तो नवीन नए प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है यदि वनों को काटा जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और जोड़ सकते हैं, जो वनों में रहने वाली ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनका संघर्ष चालू हो सकता है। जीव जंतुओं का जीवन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। आज तो जैव विविधता संकट में पड़ जाएगी, जैव विविधता का ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा, है ना। और क्या हो सकता है? जनजातीय संघर्ष होगा, जनजातीय संघर्ष होगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप नक्सलवाद को भी डाल सकते हैं। नक्सलवादी समस्या जल जंगल जमीन के कारण ही प्रारंभ हुई थी आपकी, है ना। इससे क्या होगा? राजनीतिक अराजकता की स्थिति आ जाएगी।
राजनीतिक अराजकता की स्थिति। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप यदि ये सभी समस्याओं का जन्म होगा वनों के काटने से, तो क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? आर्थिक समृद्धि दुष्प्रभावित होगी, आर्थिक समृद्धि घटेगी, इससे बढ़ेगी नहीं, आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी। बताइए, सिंपल सा है। अब आप इसको किसके साथ जोड़ेंगे? वनों के काटने को आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ दीजिए। बताइए कि आर्थिक समृद्धि इनसे प्रभावित होगी। आर्थिक समृद्धि को नकारात्मक है। आर्थिक समृद्धि में क्या है? बाधक है। सारी बातें क्या है? ये बाधक है। लिख सकते हैं। अब ये तो मुख्य बॉडी में आप ये सब पॉइंट डालने के बाद दूसरा पॉइंट डालिए, वनों का यदि संरक्षण किया जाए, वनों का संरक्षण यदि आप करें, वनों का संरक्षण, तो क्या होगा? वनों का संरक्षण, यदि हम वनों का संरक्षण करें तो क्या होगा? वनों का संरक्षण करने से क्या होगा? हां, कुछ भी डालिए, उग्रवाद डालिए, जो आपकी इच्छा हो। पॉइंट तो अब आपके दिमाग खुलने लग जाएंगे धीरे धीरे। वनों के संरक्षण से क्या होगा? एक तो जैव विविधता बढ़िया हो जाएगी, जीव जंतुओं के लिए आवास स्थल मिल जाएगा, प्राकृतिक आवास स्थल मिल जाएगा। तो जैव विविधता, देखो केवल मानव नहीं रह रहा है इस पृथ्वी में, मानव के अलावा करोड़ों प्रजातियां रह रही हैं, वृक्ष रह रहे हैं, उनका भी आवास स्थल है और उन्हीं के कारण से मानव जिंदा है। हम तो ऑक्सीजन छोड़ते भी नहीं है, हम तो कंज्यूम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन छोड़ने वाले हैं वो पौधे ही हैं। यदि वही खत्म हो जाएंगे तब तो पृथ्वी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो जैव विविधता समृद्ध होगी, विविधता समृद्ध होगी, जैव विविधता समृद्ध होगी। एक पॉइंट ये आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा? जो वन होते हैं वो प्राकृतिक शुद्धिकरण के स्रोत होते हैं। वन क्या करते हैं? प्रकृति को शुद्ध करते हैं, प्राकृतिक शुद्धिकरण के स्रोत, शुद्धिकरण के स्रोत। क्या क्या शुद्ध करते हैं वन? वायु की शुद्धि करते हैं, मृदा की शुद्धि करते हैं, जल की शुद्धि करते हैं, प्यूरिफायर होते हैं, ये नेचुरल प्यूरिफायर हैं आपके वन, है ना। ध्वनि की शुद्धि करते हैं। कभी आप पहाड़ों में जाइए जहां फॉरेस्ट एरिया है, जाके देखिए वहां का जीवन। कभी आप फॉरेस्ट में जाइए, जंगलों में जाइए, राष्ट्रीय उद्यानों में जाइए, देखिए वहां पे कितनी शांति है, कितना जो है शुद्ध और साफ जल बह रहा है, कितना स्वच्छ जो है पर्यावरण है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके प्राकृतिक शुद्धिकरण के स्रोत हैं। वनों से आपदाओं पर भी बचाव मिलता है। आपदाओं से बचाव है ना। तटीय क्षेत्रों की रक्षा, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन होते हैं ना, चक्रवात आते हैं, सुनामी आती हैं, लहरें आती हैं, है ना, ज्वार भाटा आते हैं, सबसे ये बचाते हैं। तटीय क्षेत्रों की रक्षा होती है। कुछ भी लिखिए, ये सब सही है जितने पॉइंट बता रहा हूं आपको। और किस लिए वन प्रयोग होते हैं? भोजन के लिए वन का प्रयोग किया जाता है, दवाओं के लिए वन का प्रयोग किया जाता है, दवा मिलता है, भोजन मिलता है वन में। और वन से क्या मिलता है? ये आजीविका के साधन है, रोजगार के साधन है, रोजगार मिलता है इससे, रोजगार। ठीक है, ऊर्जा के संसाधन है ये वन, यहां से क्या मिलती है? ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी के संसाधन है ये। ठीक है, इसीलिए इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, फेफड़ा है ना, आपने नाम सुना होगा, लंग्स ऑफ अर्थ। ये आपके जैसे अमेजोन के वन है, अमेजोन ब्राजील में पड़ता है, अमेजोन के वन लगभग जो है आपका, अमेजोन के वन जो है लगभग 70 से माफ करिएगा, लगभग पूरी पृथ्वी का 20 से 30% ऑक्सीजन इन्हीं वनों से आता है। अब ये अमेजोन के वन हैं तो ब्राजील में, लेकिन क्या भारत के लिए फायदेमंद नहीं है? क्या हिमालय पर्वत श्रेणी और उसकी जो जैव विविधता है, क्या वो विश्व के लिए पर्वत वो नहीं है? ये एक वैश्विक जो है संसाधन है। ठीक है, वैश्विक। यदि आप खुद सोचिए, हमारे शरीर का कोई एक अंग प्रभावित हो जाए, हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित हो जाए, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? वैसे ही पृथ्वी का फेफड़ा वन है,
यदि इनको हम समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है कि वनों का यदि अंधाधुंध दोहन किया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम क्या आएंगे, और वनों का यदि संरक्षण किया जाएगा तो उसके क्या सकारात्मक परिणाम आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को सभी लोग? हाँ, कुछ भी लिखे, सब आप समझ पा रहे हो, आपके दिमाग खुल रहा है, अब आप लोग चीजों को लिखने की स्थिति में आ रहे हो। तो अब हमें करना क्या चाहिए? अब देखो, करने के लिए 3 लोग हैं। तीसरे पॉइंट में डालिए वन संरक्षण, वन संरक्षण। अब देखिए एक चीज यहां पे और दिखाइएगा, जब आप ये लिख दीजिएगा कि जैव विविधता बढ़ेगी, प्राकृतिक शुद्धिकरण होगा, तटीय क्षेत्रों की रक्षा, भोजन, दवा, रोजगार, ऊर्जा, पृथ्वी का फेफड़ा, तो क्या इससे आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ेगी? आर्थिक समृद्धि इससे भी बढ़ेगी, है ना? तो आर्थिक समृद्धि के विकास में भूमिका जोड़ना है, इसको इंटरलिंक करना है, यह ध्यान रखना। ऊपर वाला क्या था, आर्थिक समृद्धि के विकास में बाधक, अंधाधुंध दोहन होगा, वन होगा तो आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी, यदि इनका संरक्षण करेंगे तो आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये लिखिएगा। अब इसके बाद वनों का संरक्षण, इसके 3 से 4 स्टेक होल्डर हैं। एक तो वैश्विक प्रयास, विश्व स्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं संरक्षण के लिए, बहुत सारे जलवायु सम्मेलन हो रहे हैं, आपके जलवायु संरक्षण सम्मेलन हो रहे हैं। अब ये आपको लिखने चाहिए, ये जरूर, मतलब आपको अब जोड़ना है इसको। दूसरा, देश के स्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं, देश के स्तर पे सरकार क्या प्रयास कर रही है। तीसरा, आप अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे। अब आप अमेज़न के जंगल नहीं सही करने जा सकते, वो वैश्विक स्तर पे काम होगा, लेकिन आप अपने स्तर पे क्या करेंगे ये भी आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक नहीं आप समझ पाएंगे इस मुद्दे को। हाँ ठीक है, तो यहां पे देखिए वैश्विक प्रयास में जलवायु संरक्षण सम्मेलन, आपको लिखने चाहिए। जैसे कि COP27 अभी हुआ था आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। इसके अलावा कितने सारे पेरिस समझौता हुआ, रियो समझौता, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जैव विविधता को लेकर इतने सम्मेलन हो रहे हैं। तो आप पहले तो वैश्विक प्रयास सारे लिखिए, बताइए कि वैश्विक सतत विकास को लेकर के यूनाइटेड नेशन क्या क्या काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में कितनी संस्थाएं हैं, वैश्विक सम्मेलन कितने हो रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रकार। इससे क्या होगा, तथ्यों के माध्यम से आप सपोर्ट करेंगे, तथ्यों के माध्यम से सपोर्ट। कभी भी कोई भी चीज लिखनी है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक आधार देना पड़ता है, बेस देना पड़ता है, स्रोत देना पड़ता है, सोर्स देना पड़ता है। ठीक है, फिर देश के स्तर पे सरकार, कैसी नीतियां सरकार को बनानी चाहिए जो वनों का संरक्षण करे। हर नीति ऐसी बननी चाहिए जो वनों की बेहतरी करे, तो वन रक्षण नीति बननी चाहिए, इको फ्रेंडली नीतियां बननी चाहिए, फॉरेस्ट फ्रेंडली नीति बननी चाहिए, जिससे हरित विकास हो, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो। तो इसमें डालिए जितनी भी नीतियां आपकी बन चुकी हैं अभी तक, पर्यावरण नीति के बारे में डालिए, वन संरक्षण नीतियों के बारे में डालिए, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताइए, अभयारण्यों के बारे में बताइए, जैव बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए, रामसर कन्वेंशन के बारे में बताइए, सब पे बताइए। वो नीति जो जड़ वन संसाधनों को क्या करे, बेहतर करे। तो सतत वन विकास नीति आनी चाहिए, सतत वन विकास नीति आनी चाहिए। ठीक है, सतत वन विकास नीति कौन लेकर आएगा, भारत की सरकार, भारत सरकार। और अभी तक भारत सरकार ऐसे बहुत सारे, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हमेशा सतत विकास की बात करते हैं, आप चाहो तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो एक पैराग्राफ में। चौथा पैराग्राफ आप, क्योंकि वन का हमें क्या करना है, सतत विकास से जुड़ी हुई अवधारणा है। ये किससे जुड़ी हुई है, सतत विकास। देखो सतत विकास की अवधारणा कभी भी हम डिस्कस करेंगे तो ये 2 पक्ष है इसमें। पहला पक्ष है अधिकार का, दूसरा पक्ष है कर्तव्य का। अधिकार
और दूसरा पक्ष है कर्तव्य का। किस चीज का अधिकार है? ये सतत विकास की जब भी हम बात करेंगे तो अधिकार है आने वाली पीढ़ी का। भावी पीढ़ी का क्या अधिकार है बताइए? भावी पीढ़ी का यह अधिकार है कि उनको भी जीवन मिल सके, वो भी जिंदा रह सके, उन्हें भी स्वच्छ पर्यावरण मिल सके, स्वच्छ पर्यावरण मिल सके, उन्हें भी ऊर्जा संसाधन मिल सके। यानी आने वाली पीढ़ी के पास ये राइट है कि उन्हें भी जीवन मिले इस पृथ्वी में। ऐसा ना हो कि जीवन को ही हम नष्ट करके चले जाएं। उन्हें भी संसाधन मिले, उन्हें भी संसाधन। तो हमें संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, यह हमारे कर्तव्य बताएंगे। कर्तव्य किसका है? वर्तमान पीढ़ी का। हमारी जनरेशन का यह कर्तव्य है कि हम ऐसा विकास करें, ऐसा डेवलपमेंट करें जो आपका भावी पीढ़ी के लिए क्या रहे? सतत विकास बना रहे। उनके लिए संसाधन खत्म ना हो जाए, ऊर्जा के संसाधन उनके लिए भी रहे। तो नीतियां कैसी बननी चाहिए? वर्तमान पीढ़ी ऐसी नीतियों के साथ काम करे जो सतत विकास के तहत हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक पूरा पैराग्राफ दे सकते हो। हाँ, अभी आएंगे, अभी हम आर्टिकल 48A में आएंगे, जो डीपीएसपी है उस पर आएंगे। तो देश के स्तर पे क्या है आपका? ऐसी नीतियों का निर्माण। 48A डीपीएसपी, ये भी डालिए, डीपीएसपी के बारे में डाल दीजिए, इनका क्या कर्तव्य है, ठीक है, क्या करना चाहिए। नीति वन संरक्षण को लेकर प्रयास। और व्यक्तिगत स्तर पे आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है आप वृक्षारोपण करिए, है ना? आप वृक्षारोपण करिए। यदि कहीं पर भी पर्यावरण के खिलाफ कोई भी मुहिम चल रही है उसको रोकने के लिए आप प्रयास करिए, इनमें सहभागिता लीजिए। अपने स्तर पे आप कम से कम 2, 4, 6 वृक्ष जरूर लगाइए। आपने देखो, हर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 3 वृक्षों की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। 3 वृक्ष जितनी ऑक्सीजन देते हैं उतनी ऑक्सीजन एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कंज्यूम करता है। यानी कि जिंदा रहने के लिए हम 3 वृक्षों के ऋणी हैं। इसलिए मरने से पहले इस पृथ्वी पर 3 पेड़ आपको लगा के जाने चाहिए। यह आपके ऊपर ऋण है, जिस ऋण को, जिस कर्ज को आपको उतारना चाहिए। आप घर बनाते हैं, द्वार बनाते हैं, लेकिन आपको, है ना, कार्बन इमिशन भी कर रहे हैं। इस प्रकृति में कितनी गंदगी छोड़ रहे हैं, गाड़ी ले लिया, घोड़ा ले लिया, सब में गंदा करते जा रहे हैं नेचर को। तो उसके लिए आपको रक्षा उपाय भी करने हैं, ठीक है, ठीक। तो यहां पे व्यक्तिगत स्तर पे भी आपको प्रयास करना है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आप एक पैराग्राफ और लीजिए, पैराग्राफ 5वां, आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक समृद्धि वर्सेस आर्थिक समृद्धि, दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले इनको समझाइए आप। समृद्धि, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। यहां पे चूंकि आर्थिक समृद्धि नहीं है, आर्थिक समृद्धि है। समृद्धि, आर्थिक समृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक, आप सभी जानते हैं, जो लोग इकोनॉमी वाले बच्चे हैं, किसी भी चीज का मात्रात्मक वृद्धि। जैसे मान लीजिए आप आज 100 रुपए कमाते हैं, कल के आप 200 रुपए कमाएंगे, तो आपकी मात्रा तो बढ़ गई 200 रुपए की, है ना? कल के दिन 300 भी कमा सकते हैं, 400 भी कमा सकते हैं, 500 भी कमा सकते हैं, लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो आपकी मात्रात्मक, ऐसे ही देश के स्तर पे, देश की आज जीडीपी 3 ट्रिलियन है, कल 4 होगी, 5 होगी, 6 ट्रिलियन होगी। तो ये मात्रात्मक वृद्धि है। प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है, आपके पिताजी की कितनी है, ये मात्रात्मक वृद्धि है। लेकिन जब हम मात्रात्मक के साथ गुणात्मक जोड़ देते हैं, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, गुणात्मक प्लस मूल्यात्मक, मूल्यात्मक, तो ये आर्थिक समृद्धि से जुड़ जाता है, इकोनॉमिक एक्सीलेंस से जुड़ जाता है। ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी भौतिक प्रगति को दिखाती है कि आप भौतिक तौर पे कितना बढ़ गए। ये आपके सामाजिक प्रगति को दिखाती है कि भैया आपकी, चलिए मान लीजिए आपकी आय बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है, क्या आपकी शिक्षा अच्छी है,
किसी भी देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन तो हो रही है, लेकिन वहां पे एजुकेशन का स्तर कैसा है, वहां पे शिक्षा का स्तर कैसा है, वहां पे खाद्य सुरक्षा का स्तर कैसा है, वहां पे स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, ये जब पक्ष हम देखने लग जाते हैं तो ये आपके जन कल्याण से जुड़ जाता है। आर्थिक समृद्धि जन कल्याण से जुड़ी हुई है, तो वनों का संरक्षण क्या है आपका, जन कल्याण के लिए है। वनों का संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, यह भी बताना पड़ेगा आपको। संरक्षण, आर्थिक वनों का संरक्षण, समझ रहे हैं मेरी बात को? यह आपका किससे जुड़ जाएगा, वनों का संरक्षण आपका आर्थिक समृद्धि का मानक है। एक पैराग्राफ आप इसका भी लीजिए। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ लोग समझ रहे हैं आप। इस तरीके से आप लिखिए, चीजों की बातों को लिखिए। और भी लिख सकते हैं। यहां पे देखो, चौथा पॉइंट था आपका कि क्या काम किया हमने। तीसरा, वन संरक्षण, कई सारे आंदोलन चलाए गए होंगे, आंदोलन, कई सारे लोग वन संरक्षण से जुड़े होंगे। लोग, उदाहरण डालिए, जैसे आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना है, चिपके आंदोलन डालिए, एग्जाम्पल जरूर डालिएगा। एक पर्सन है जादव मुलई पायंग, आप लोगों ने आज तक नहीं सुना हो तो नाम बता रहा हूं, जादव मुलई पायंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। ऐसे ही सुंदर बहुगुणा है, चिपको आंदोलन, है ना। कुछ नाम आप डालिए ऐसे लोगों का जिन्होंने वन क्षेत्र में काम किया हो, इस दिशा को दिखाई हो, इसको लेकर के काम किया हो बहुत सारा। अभी मियावाकी पद्धति बहुत चर्चा में है। मियावाकी पद्धति जापान के द्वारा डेवलप किया गया है, और जो शहरी क्षेत्र है वहां पे बहुत तेजी से जो है वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में यह पद्धति बहुत काम करती है। आप इसको भी डालिए, मियावाकी पद्धति को। समझ रहे हैं? इस पद्धति का प्रयोग, इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा, इससे अभी क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि क्या है मियावाकी पद्धति। तो एटलीस्ट आप इस तरीके की चीजें जो वन संरक्षण को लेकर है वो आपको डालना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। इस तरीके से देखो, मुख्य पार्ट आपका हो जाएगा। आप मतलब टोटल 8-9 पेज लिखना है, तो अब इन चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। यदि आप एक्सप्लेन करेंगे तो आसानी से आप लिख पाएंगे। एक बार लिखने की कोशिश करिएगा ये वाले को। अब लास्ट में आता है निष्कर्ष। बात करते हैं निष्कर्ष की। मैंने निष्कर्ष कैसे बोला था आपका, कैसा होना चाहिए, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, है ना। तो क्या संदेश होना चाहिए, वन संरक्षण को लेकर जन जागरूकता, जन सहभागिता, सकारात्मक होना चाहिए आपका, सकारात्मक, है ना। मैंने आपको बताया था, यानी कि वन आपके आर्थिक समृद्धि में कितना योगदान देते हैं, इसके साथ जोड़िए कि कैसे आप वन संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं विकसित राष्ट्रों का दायित्व है कि वो क्या करें। चाहिए में लिखना है आपको, इसमें चाहिए में हर बात को लिखना है आपको। अब समाधान ओरिएंटेड होकर के लिखना है, समाधान, समस्याएं आपने लिख दी, सब कुछ लिख दिया, अब समाधान। विकसित राष्ट्रों का दायित्व, राष्ट्रों का दायित्व है कि वो समस्या का समाधान करें, ठीक है। और क्या हो सकता है, वैश्विक जिम्मेदारी है। ये क्या है आपकी वैश्विक जिम्मेदारी है। और क्या हो सकता है, आप जहां भी हैं अपना कर्तव्य पूरा करें, अपनी ड्यूटी को पूरा करें। आप अपनी ड्यूटी के बारे में भी लिखिए, क्योंकि आप ब्राजील के जंगलों को सही करने नहीं जा सकते हैं। आप जहां हैं आपने क्या किया, व्यक्ति के तौर पे आपकी क्या भूमिका है, आप अपनी भूमिका को भी लिखिए, और क्या लिख सकते हैं, राज्य की क्या भूमिका हो सकती है, राज्य की भूमिका। यहां पे डालिए मौलिक कर्तव्य, आपको अपनी भूमिका पे मौलिक कर्तव्य डालना है। मौलिक कर्तव्य कि आपका क्या कर्तव्य बनता है और उसका आप निर्वहन किस तरीके से कर रहे हैं। कर्तव्य, ठीक है।
तो ये आपको बहुत ही सुलझे हुए तरीके से लास्ट में आशावादी दृष्टिकोण, भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, इन सभी मुद्दों को डालिए, लिखिए। कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में क्या प्रयास चल रहे हैं, भारत ने क्या लक्ष्य बनाया है, किसी देश ने क्या लक्ष्य, इन सभी पक्षों को निष्कर्ष में एक समाधान के तौर पे लिखिए और एक सकारात्मकता के साथ आप इस पूरे ऐसे को अंत करेंगे। ठीक है, सकारात्मक अंत करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको, हाँ, ये आपको जो है इस तरीके से आप इस पूरे एशे में पॉइंट डाल सकते थे। आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। अंत आपको यही बताना है कि किस तरीके से यदि हम वनों का संरक्षण करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, इकोनॉमिक एक्सीलेंस मिलेगा। कैसे वन एक महत्वपूर्ण कारक है, वनों का हम स्टेक बढ़ा सकते हैं जीडीपी में, है ना। तो ये सारे पक्ष आप लिखने की कोशिश करिए और एक बार लिखिए फिर आप बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है चीजों को। मतलब ये मैंने आपको कुछ पक्ष बताए, कुछ थॉट करने के तरीके बताए, तो आप जब सोचेंगे तो लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले सेशन में और भी मैं आपको कुछ पक्षों को बताऊंगा। अब देखो, जितनी चीजें मैंने बताई हैं कृपया करके एक बार जो है आप क्या करिएगा, सभी पक्षों को रिवाइज करिएगा, रिवीजन प्लस साथ में ये वाला ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा, निबंध लिखने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, डिस्कस किए हैं। अब इस निबंध को 1000 शब्दों में, 500 शब्दों में, जितने भी शब्दों में आपके आयोग द्वारा पूछा जाता है, 500, 600, 700, आप ये पॉइंट लिखिएगा। बहुत आसानी से टॉपिक आपका जो है आप लिख पाने में सक्षम अपने आप को पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।